नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। घुमंतू चरवाहों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आज हम भारत और अफ्रीका में उनके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि उनकी दुनिया में कैसे जबरदस्त बदलाव आए और उन्होंने जिंदा रहने के लिए क्या-क्या किया। एक पल के लिए सोच कर देखिए, आपकी जिंदगी पीढ़ियों से एक लय में चल रही है, मौसम के साथ, प्रकृति के साथ। और फिर एक दिन आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपकी दुनिया के बीचों बीच लकीरें खींच दी गई हैं, दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये उन लाखों घुमंतू चरवाहा समुदायों की हकीकत थी जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। उनके लिए ये सच में हुआ था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि औपनिवेशिक दखल से पहले इन समुदायों की दुनिया आखिर थी कैसी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो हमेशा चलती रहती थी। तो ये घुमंतू चरवाही है क्या? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बस यूं ही भटकते रहते थे। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी जीवन शैली थी जो प्रकृति के चक्र को बहुत गहराई से समझती थी। भारत में तो ये सिस्टम कमाल का था। मिसाल के तौर पर जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को ही देख लीजिए। सर्दियां वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में गुजारते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, अप्रैल आते आते वो पीर पंजाल के मुश्किल दर्रों को पार करके कश्मीर की हरी भरी वादियों में पहुंच जाते थे। हर समुदाय का अपना एक तय सदियों पुराना रास्ता था। मतलब ये घूमना फिरना सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये एक बहुत ही स्मार्ट इकोलॉजिकल टूल था। इससे ये पक्का होता था कि किसी भी एक चरागाह का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, ताकि जमीन को दोबारा हरा भरा होने का पूरा मौका मिले। ये सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कहानी में असली टकराव तब शुरू हुआ जब औपनिवेशिक शासक आए और उनकी नजर इस दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से देखती थी। यहां दो सोच का सीधा टकराव था। एक तरफ चरवाहे थे जिनके लिए घूमना फिरना जिंदगी का आधार था। दूसरी तरफ थे औपनिवेशिक अधिकारी जिनके लिए ये घूमना फिरना एक समस्या थी। वो चाहते थे कि लोग एक जगह बस जाएं ताकि उन पर आसानी से काबू पाया जा सके, उनसे टैक्स वसूला जा सके। उनकी नज़र में जो जमीन पर खेती नहीं हो रही वो बेकार जमीन थी। और इसी सोच का नतीजा क्या हुआ? ऐसे कानून बने जिन्होंने इन लोगों की दुनिया के चारों ओर सचमुच की और अनदेखी दीवारें खड़ी कर दी। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पूरा प्लान था। 4 स्टेप्स में से समझिए। पहला, जमीन को बेकार बताकर उस पर कब्जा कर लिया। दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट बनाकर जंगलों में उनकी एंट्री ही बंद कर दी। तीसरा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसे कानून बनाकर उनके घूमने फिरने को ही जुर्म बना दिया। और आखिर में जो जानवर उनकी पूंजी थे उन्हीं पर टैक्स लगा दिया। और हां, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। यही फॉर्मूला, यही सोच अफ्रीका में भी अपनाई गई, जहां मसाई जैसे बड़े और ताकतवर समुदायों की जिंदगी भी इसी तरह बदल दी गई। मासाई लोगों की जमीन उनसे टुकड़ों टुकड़ों में छीनी गई। पहले तो 1885 में एक नक्शे पर खींची लकीर ने उनकी जमीन को 2 देशों में बांट दिया। फिर जो सबसे हरे भरे चरागाह थे वो गोरे बाशिंदों को दे दिए गए। और आखिर में बची खुची जमीन को भी नेशनल पार्क बना दिया गया, जहां उनके जाने पर ही पाबंदी लगा दी गई। तो इन नई सरहदों और पाबंदियों का नतीजा क्या निकला? इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? अब इस पर नजर डालते हैं। नतीजा दिल दहलाने वाला था। मसाई समुदाय जो कभी एक विशाल इलाके के मालिक थे, अब अपनी ही जमीन के सिर्फ 40% हिस्से में सिमट कर रह गए। यानी पूरे 60%। सोचिए, उनकी 60% जमीन उनसे छीन ली गई थी और उन्हें एक छोटे सूखे इलाके में धकेल दिया गया, जहां ना अच्छी बारिश थी ना ही अच्छे चरागाह। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी दर्द की कहानी है। 1949 में नामीबिया के एक चरवाहे ने अपने एहसास को बस इन चंद शब्दों में बयां कर दिया था, हम जेल में हैं, ये सीमाएं हमें मार रही हैं। और जब आप किसी चलते फिरते समुदाय को एक जगह कैद कर देते हैं तो मुश्किलें एक के बाद एक आती हैं।
इसे डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। एक ही जगह बार बार चराई होने से चारागाह तबाह हो गए, चारे की कमी हो गई, और जब सूखा पड़ा तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। 1933-34 के सूखे में केनिया के मासाई लोगों ने अपने आधे से ज्यादा जानवर खो दिए। ये एक भयानक तबाही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ तबाही और नुकसान की नहीं है, ये इंसान के जज्बे और सर्वाइवल की भी कहानी है। इन जबरदस्त चुनौतियों का इन समुदायों ने सामना कैसे किया? उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने नए रास्ते खोजे। कुछ ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, दूसरों ने अपने रास्ते ही बदल लिए। जैसे भारत की रायका समुदाय, जो बंटवारे के बाद सिंध नहीं जा सकते थे, उन्होंने हरियाणा के खेतों की तरफ जाना शुरू कर दिया। कुछ ने जमीन खरीदकर खेती शुरू की, तो बहुत से गरीब चरवाहे शहरों में मजदूर बन गए। और आज देखिए समय का पहिया कैसे घुमा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद अब ये मान रहे हैं कि औपनिवेशिक अधिकारियों की सोच पूरी तरह गलत थी। अब वो कहते हैं कि चरवाही पिछड़ी नहीं, बल्कि कई मुश्किल इलाकों में जीने का सबसे टिकाऊ और समझदारी भरा तरीका है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज की दुनिया में जहां बॉर्डर सख्त हैं और क्लाइमेट चेंज एक बड़ी हकीकत है, हम इन घुमंतू समुदायों के सदियों पुराने ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? शायद बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना, यही वो सबक है जो भविष्य में हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।